कभी कभी ना सबसे बड़ी दौलत भी बस एक छोटी सी मूर्खता की वजह से हाथ से फिसल जाती है। तो आज चलिए पंचतंत्र की एक ऐसी ही बहुत मशहूर कहानी की दुनिया में चलते हैं जो हमें सिखाएगी कि अक्लमंदी और बेवकूफ़ी में कितना महीन सा फर्क होता है। जरा सोचिए तो, क्या हो अगर कोई पक्षी सोना पैदा कर सकता हो, मतलब जिसकी हर एक बीट सोने की हो, एक जीता जागता चलता फिरता खजाना। बस यही एक सवाल हमारी आज की कहानी का पूरा सार है। एक ऐसी कहानी जो हमें दिखाएगी कि लालच और डर का अंजाम क्या होता है। तो कहानी शुरू होती है एक सुनहरे रहस्य से। हम मिलने वाले हैं एक ऐसे पक्षी से जिसके पास एक ऐसा तोहफा था जो जितना कमाल का था ना, उतना ही खतरनाक भी। तो किस्सा शुरू होता है पहाड़ों के बीच बसे एक शांत घने जंगल से। वहां एक बहुत ही विशाल पेड़ था और उसी पर रहता था हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर सिंधुक नाम का एक बहुत ही खास पक्षी। और यहीं से कहानी का असली जादू शुरू होता है। देखिए, इस पक्षी में एक ऐसी खूबी थी ना कि सुनकर यकीन ही ना हो। उसकी जो बीट थी वो मामूली नहीं थी, वो थी शुद्ध सोने की। मतलब सोचिए, एक जीता जागता खजाना। लेकिन यहीं पर सिंधुक ने अपनी कहानी की पहली और शायद सबसे बड़ी गलती कर दी। उसने क्या किया? उसने अपनी सोने की बीट ठीक एक शिकारी के सामने गिरा दी। बस एक पल की ये भूल और उसका वो अनमोल राज हमेशा हमेशा के लिए दुनिया के सामने आ गया। और अब जब ये राज खुल ही चुका था तो बस मूर्खता की एक ऐसी चेन शुरू हो गई जहां एक गलत फैसले के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा होता ही चला गया। अब शिकारी की तो आंखें चमक उठी। उसने फौरन अपना जाल बिछाया और उस पक्षी को पकड़ लिया। वो उस खजाने को घर तो ले आया, लेकिन उसका लालच बहुत ही जल्द एक गहरे डर में बदल गया और वो एकदम बेचैन हो गया। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, क्या होगा अगर किसी ने राजा को इस पक्षी के बारे में बता दिया? वो तो मुझे सजा देंगे। और बस इसी बेवजह के डर ने उसे एक और बड़ी मूर्खता करने पर मजबूर कर दिया। तो हुआ ये कि इस बेबुनियाद डर के मारे शिकारी ने फैसला किया कि वो इस अनमोल पक्षी को सीधा राजा को ही सौंप देगा। मतलब अपने डर को संभालने के बजाय उसने अपनी किस्मत ही दूसरों के हवाले कर दी। और अब कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर, जहां उस सोने के पक्षी की किस्मत का फैसला अब सीधा राज दरबार में होने वाला था। राजा वो तो समझदार था। उसने जैसे ही पक्षी को देखा फौरन उसकी असली कीमत पहचान ली और हुक्म दिया कि इसे पूरी शाही देखभाल के साथ रखा जाए। वो इस अनोखे तोहफे को पाकर बहुत खुश था। लेकिन यही कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। देखिए, एक तरफ तो था राजा जो इस चमत्कार को मान रहा था, और दूसरी तरफ था उसका मंत्री जिसके दिमाग में सिर्फ शक था और उससे ये सब बकवास लग रहा था। मंत्री ने सीधा राजा की इज्जत की बात उठा दी। बोला, महाराज, एक शिकारी की कहानी पर यकीन करके दुनिया में अपना मजाक मत बनवाइए, इसे जाने दीजिए। और बस यहीं पर होती है इस कहानी की सबसे बड़ी मूर्खता। राजा अपने मंत्री की बातों में आ गया और उसने चमत्कार पर यकीन करने के बजाय शक को चुना। उसने हुक्म दे दिया कि पक्षी को आजाद कर दो। तो अब हम कहानी के आखिरी हिस्से में हैं, जहां वो आजाद पक्षी अपना फैसला सुनाएगा और इस कहानी की सबसे बड़ी सीख हमारे सामने आएगी। आजाद होते ही सिंधुक उड़कर सीधा राज्य के मेन गेट पर जाकर बैठ गया और वहां उसने सबके सामने एक बार फिर सोने की बीट की, मानो वो ये सबूत दे रहा हो कि अभी अभी यहाँ कितनी बड़ी बेवकूफी हुई है। और फिर उस पक्षी ने संस्कृत में ये श्लोक कहा और इन कुछ लाइनों में इस पूरी कहानी का निचोड़ और हर किरदार की मूर्खता का पूरा हिसाब किताब छुपा हुआ है। तो क्या मतलब था इस श्लोक का? पक्षी ने कहा, इस कहानी में पहला मूर्ख तो मैं खुद था जिसने अपना राज जाहिर कर दिया। दूसरा मूर्ख वो शिकारी था जिसने डर के मारे इतना बड़ा खजाना छोड़ दिया। लेकिन आखिरी और सबसे बड़े मूर्ख तो राजा और मंत्री हैं, जिन्होंने अपनी आंखों से सच देखने के बावजूद भी उस पर यकीन नहीं किया। और यही था उस पक्षी का आखिरी फैसला, वो लाइन जो इस कहानी को इसका नाम देती है। ये पूरा का पूरा राज्य असल में मूर्खों की एक सभा है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा मूर्ख आखिर था कौन? वो पक्षी जो अपनी ही नादानी का शिकार हो गया, वो शिकारी जो डर के मारे आई हुई दौलत गवा बैठा, या फिर वो राजा और मंत्री जिन्होंने आंखों देखे सच को भी झुठला दिया? इस बारे में सोचिएगा जरूर।